ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग के बाद अब मुज़ाकरात का रास्ता दोबारा खुला है, लेकिन दोनों जानिब से दबाव भी बरकरार है। अमेरिका मौशी दबाव को अपने मौक़िफ़ की ताकत समझ रहा है, जबकि ईरान जंग के दौरान अपनी मज़ाहमत और अपनाए हुर्मुज़ को अपनी मुज़ाकराती ताकत के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। तो क्या इस वक्त दोनों फरीक मुज़ाकरात की मेज़ पर बराबर की पोजीशन में हैं या किसी एक को वाज़े बरतरी हासिल है? कौन बार्गेनिंग पोजीशन में बेहतर है? देखिए, मेरा ख्याल है इस वक्त जो ईरान की पोजीशन है, जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ पे उनका कंट्रोल है, उनसे उनकी पोजीशन बहुत बेहतर है। देखिए, अमेरिका जो था एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव के साथ आया और वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो सके। अब एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील हो गया है और पूरी दुनिया की इकोनॉमी इससे इफेक्ट हो रही है। अब ये लिवरेज जो ईरान का स्टेट ऑफ हुर्मुज़ पे है, देखें उस पे वो पूरी तरह उनको उसका एहसास हो चुका है और अब उन्होंने देखिए 6 डिमांड्स दे दी हैं और सारी डिमांड जो है वो हमारा जो मुआहदा था इस्लामाबाद में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसमें मौजूद थी। तो अमेरिका ने थोड़ा सा जो फेयर प्ले नहीं किया कि उन्होंने अमानी वाटर से एक स्टेट को खोल के और शिपिंग लेन बना ली थी, जिसको जब ईरान को एहसास हुआ तो उन्हें 7 जुलाई को 3 टैंकर्स को हिट किया कि आप बगैर हमारे बताए हमें इन्वॉल्व किए बगैर स्टेट को इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अब देखें ईरान और ओमान की जो है वो फाइनल स्टेट पे बातचीत हो रही है और लेकिन ईरान ने अब 6 डिमांड्स दे दी हैं और उनकी मेन डिमांड यही है कि पहली डिमांड यही कि आप हमारे खिलाफ बातचीत जो है आप हमें जो अंडरमाइन करते हैं, एक विनिंग नैरेटिव के साथ बात करना चाहते हैं और हमें धमकियां देने बंद करें। और दूसरी ये है कि हमारा ब्लॉकेट हटाएं। देखिए, ईरान का 2.5 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल रोज वहां से एक्सपोर्ट होता था, अब उस पर इन्होंने को ब्लॉकेट लगाया हुआ है। बहुत कम मेरा ख्याल का दुका शायद टैंकर खामोशी से निकल रहे हों, वरना उन पे कंप्लीट ब्लॉकेट लगा हुआ है। तो उन्होंने कहा इस ब्लॉकेट को हमारे से हटाएं और हमारी सैंक्शंस हटाएं। फिर उन्होंने कहा कि हमारे एसेट्स अनफ्रीज करें और हमें कंपनसेशन दें। देखिए, कंपनसेशन तो इस्लामाबाद MOU में आपको पता है शजिया के $300 बिलियन लिखे हुए थे कि अमेरिका मिडिल ईस्ट के ममालिक से मिलके ईरान की रिकंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करेगा। और फाइनल उनकी डिमांड यही है कि हमारे साथ बराबरी की सतह पे बात करें और अपने जो है या आपके मिलिट्री बेसिस या आपने मिलिट्री जो आपकी शिप्स वगैरह हमारे नज़दीक आपने रखे हुए इन सबको वापस ले जाएं। तो ये 6 उनकी डिमांड्स हैं। मेरा ख्याल है ये उनकी मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है और ईरान ने साथ ये भी कंडीशन लगा दी है कि अब हम बातचीत जो करेंगे वो इस्लामाबाद MOU के तहत करेंगे। और उसने दोबारा देखे और यहाँ तो उनके सदर ने कह सकते हैं कि ये जो डिमांड्स उन्होंने रखी हैं 6 सख्त शराइत, क्या ये हर्डल बन रही हैं, ये सख्त हैं कि कोई इनमें से एक फरीक इससे पीछे हटने को तैयार नहीं है? कहाँ एग्जैक्टली तात्तुल आ रहा है? देखिए, तौतल मिसट्रस्ट में आ रहा है कि जो बातचीत करते हैं कि ठीक है हम बातचीत करते हैं, फिर वहां से ट्रम्प साहब बयान दे देते हैं कि मैंने पूरी उनकी जो है मिलिट्री का सफाया कर दिया है, हमने सारे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया है, हमने उनके डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है और साथ बातचीत का भी करते हैं। अब देखिए, खबर ये आई है, मैं आपसे शेयर करता हूं कि उसमें उन्होंने कहा है उनके जो ज्वाइंट चीफ हैं डेन केन साहब, उन्होंने कहा है कि मैंने ट्रम्प साहब को मशवरा दिया है, न सिर्फ मैंने दिया है बल्कि JD वाइंस ने दिया है और मार्को रूबियो ने दिया है और CIA के डायरेक्टर ने दिया है कि आप ईरान के साथ ऑफ रैम्प यानी कि जंग के अलावा और रास्ता देखें। हम सिर्फ एयर कैंपेन से या मिसाइल से ईरान को शिकस्त नहीं दे सकते। देखें, ये वहां के मीडिया में ये चीज जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं रिपोर्ट हुई है, तो इसलिए आप देखें ट्रम्प साहब ने बयान दिया कि हम बजाय मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट के इस्तेमाल करने से हम उनका ब्लॉकेट रखेंगे और इकोनॉमिक प्रेशर डालेंगे। ये देखिए, ईरान पे बहुत बड़ा इकोनॉमिक प्रेशर वैसे आया हुआ है कि उनका देखें आज भी जो रिपोर्ट हुई है जुलाई के महीने में इन्फ्लेशन जो है 88% है और वो कह रहे हैं कि खाने पीने की चीजों में इन्फ्लेशन 100% से बढ़ चुकी है और जो कन्वर्जन रेट है ईरानी रियाल का वो 1.9 मिलियन ईरानी रियाल का $1 मिल रहा है। तो इकोनॉमिक प्रेशर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान मीडिएशन करा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं जिस तरह से पाकिस्तान ने ईरान की क़यादत को इन्वाइट किया है कि आप पाकिस्तान विजिट करें, हम आपको कॉन्फिडेंस में लेंगे। जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया और तुर्किया का जो एग्रीमेंट हुआ है इसमें बातचीत होगी। मैं उम्मीद करता हूँ चंद दिनों में दुनिया अच्छी अमन की खबरें सुनेगी और जिसमें स्टेट ऑफ हुर्मुज़ खुलेगी, ईरान पे पाबंदियां हटेंगी और ईरान इंशाअल्लाह
आने वाले दिनों में पाकिस्तान के साथ एक स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग के तमाम महाजों पे खड़ा होगा। वी होप सो सर। सर जरा गजा की भी बात करते हैं कि अमरीकी सदर के 15 नुकाती गजा अमन मंसूबे के बावजूद हम देख रहे हैं कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का ये कहना है कि इसराइली फौज गजा से उस वक्त तक वापस नहीं जाएगी जब तक हमास मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह नहीं होती। ऐसे में क्या आप समझते हैं कि नेतन्याहू का ये मौक़िफ़ अमरीकी मंसूबे के लिए सबसे बड़ी अमली रुकावट बन सकता है? और अगर गजा में जंगबंदी आगे ना बढ़ सकी तो क्या उसके असरात पूरे खित्ते की सलामती और ईरान अमरीका कशीदगी पर भी पड़ सकते हैं? देखिए, ईरान पे इजराइल ने पूरी तरह से अमेरिका को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की और ईरान के सदर ट्रंप साहब को ये बयान देना पड़ा कि नेतन्याहू की पूरी कोशिश है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग जारी रहे। अपने मकसद के लिए वो अपने इक़्तिदार को तूल देना चाहते हैं और उन्होंने कहा कि अगर इजराइल के साथ ना हो, यहाँ तक वो कह गए कि इसराइल का तो वजूद ही रह सकता। तो ये सारी जो है नेतन्याहू जो है वो तमाम अपने ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर चुके हैं। उनकी इंटेंशन जो है वो बिल्कुल अमरीकी सदर और उनके जो लीडर हैं उन पे क्लियर हो चुकी है। और जहाँ तक गजा का तल्लुक है, देखें इजराइल इस हद तक वहाँ पे एक्सपोज हुआ कि 40 किलोमीटर के 41 किलोमीटर के इलाके पे वो 3 साल होने को है, वो बिल्कुल देखें मुकम्मल कब्जा नहीं कर सका। अभी भी गजा पीस ऑफ बोर्ड की तरफ देख रहा है करके। तो मैं समझता हूँ कि हमास ने बड़ा क्लियरली बता दिया है कि हम डिसआर्म होने को तैयार हैं, लेकिन पहले इजराइल वहाँ से विड्रॉ करे। इजराइल को अपनी फोर्सेस वापस लानी होंगी और जिस तरह से पैलेस्टीन लिबरेशन अथॉरिटी है उसको ये कंट्रोल जाएगा। दोनों अपनी अपनी जगह पे अड़े हुए हैं, बट बातचीत तभी आगे बढ़ेगी कि इजराइल को अपनी फोर्सेस हटानी होंगी, वरना जो है हमास उनसे बिल्कुल गैर मसल्ला नहीं होगी। और हमास की जायज़ बिल्कुल डिमांड्स हैं कि आपने हम पे देखें इतने सालों से जारी की हुई है, आपने 80% हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया है। हम डिसआर्म होने को तैयार हैं और हम जो टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत के अंदर शामिल हो जाते हैं, लेकिन पहले आप यहाँ से विड्रॉ करें। होपफुली मेरा ख्याल है बेटर सेंस परवेल और ट्रम्प साहब इस पे जरा फर्म स्टांस लेंगे और इजराइल की फोर्सों को गजा से निकलना होगा। और सर और अमेरिका ये गारंटी दे सकता है? जी बिल्कुल, देखें उन्होंने गजा बोर्ड ऑफ पीस है जिसको वो खुद हेड करते हैं, उसमें उनका दामाद जेरेड कुशनर है, उसमें वो मार्को रूबियो है, स्टीव वेटकॉफ है, टोनी ब्लेयर साहब भी उसमें हैं। पाकिस्तान ने भी जब हुआ गजा बोर्ड ऑफ पीस उसके साथ हमने दस्तखत किए हुए हैं। तो जिस तरीके से ये जो इत्तेहाद हुआ है मक्का जॉइंट एग्रीमेंट, इसने जो एक ग्रेटर इजराइल का ख्वाब था उसको चेकमेट कर दिया है। राइट। और जैसे जैसे इसमें अगर इजिप्ट भी शामिल हो जाता है और बाकी इस्लामिक कतर शामिल हो जाता है और एक वक्त में ईरान भी शामिल हो जाता है, तो इसराइल का जो ग्रेटर इजराइल का ख्वाब था वो ख्वाब का ख्वाब रहेगा, उनके पास कोई चॉइस नहीं होगी। और ये फलस्तीन का मसला भी इंशाल्लाह अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों और जिस तरह पाकिस्तान कहता है उसके मुताबिक हल होगा। ठीक। अच्छा सर, हम अफगानिस्तान की भी बात करते हैं। उधर भी अनरेस्ट है और अब अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान पर अफगानिस्तान में हथियार स्मगल करने का इल्ज़ाम भी सामने आया और वो ऐसे वक्त में सामने आया है जब पाकिस्तान वाज़ेह तौर पर क्लैरिटी के साथ ये बता रहा है कि अफगानिस्तान में अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज के छोड़े हुए अरबों डॉलर मालियत के जदीद हथियारों के साथ सोवियत दौर के भी बड़े ज़खायर मौजूद हैं। क्या इन हक़ाइक़ की मौजूदगी में काबुल को पहले ये वजाहत नहीं करनी चाहिए कि अफगानिस्तान में मौजूद असले का असल जरिया क्या है, बजाय इसके कि उसका इल्जाम पाकिस्तान पर आयद किया जाए? देखिए, ये अफगानी तालिबान जो है हुकूमत तो कर रहे हैं, इनमें ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, मदरसों के पढ़े हुए हैं और वहाँ गुंडागर्दी, कत्ल गारत और इस किस्म की हरकतों से ये करके असले के जोर पे वहाँ काबिज हो गए हैं। अब आप ये बताएं कि दुनिया कह रही है कि ISKP के वहाँ सबसे बड़ा गढ़ अफगानिस्तान में है और ये कहते हैं जी हमने स्ट्राइक की है ड्रोन से खैबर पाकिस्तान के जिले पे और वहाँ ISKP के ठिकानों पे हमने हमला किया है। ये ऐसे अकल के अंधे हैं, दुनिया कोई और कुछ कह रही है, ये अकेले कुछ और कह रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान तो इनका बड़ा लिहाज कर रहा है। अगर हम अपने से 6 गुना बड़े दुश्मन को 4 दिन में शिकस्त दे सकते हैं, ये तो किसी खेत की मूली नहीं है। पाकिस्तान अभी वो इख्तियार इनके खिलाफ इस्तेमाल ही नहीं किए।
हम एक लिमिटेड तौर पे इनके सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। पाकिस्तान ने अगर बड़े हथियारों का जो हमारे पास हैं, जो हमने इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल किए, ये हमारे चंद दिन की मार हो सकते हैं। तो इन्हें चाहिए होश के नाखून लें और उन आवाज़ों पे कान धरें जो अक़वाम मुत्तहिदा की हैं, जो इनसे रूस कह रहा है, जो इनसे चीन कह रहा है, जो सेंट्रल एशियन के ममालिक कह रहे हैं। और पाकिस्तान तो सिर्फ इनसे एक डिमांड का उसने उसको कहा कि आप सिर्फ ये हमें गारंटी दे दें कि आपकी सरजमीन जो है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। इन्होंने अफगानियों को भी बदनाम किया है। अफगानी अब ऐसी कौम के तौर पे देखें सामने दुनिया के आए हैं कि इनसे पैसे देके जो मर्जी करवा लें। जी, पहले लोग अफगानियों को बड़ा गैरतमंद, वो तो सर इसमें कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान मुसलसल ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रहा है कि असल मसला अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्द गिरोहों की पनाहगाहें हैं, जहां से पाकिस्तान के खिलाफ हमलों की मनसूबाबंदी और कार्रवाइयां की जा रही हैं। क्या अफगान तालिबान की जानिब से तवज्जो इस मसले से हटाकर पाकिस्तान पर हथियारों की स्मगलिंग का इल्ज़ाम लगाना दरअसल असल सिक्योरिटी चैलेंज से तवज्जो हटाने की कोशिश दिखाई देता है? और क्या अब काबुल को अपने वादों के मुताबिक इन गिरोहों के खिलाफ काबिल एतमाद और अमली कार्रवाई करना होगी? देखिए, इन्हें बिल्कुल कार्रवाई करनी होगी। इनसे कोई ये पूछे कि 7.3 बिलियन डॉलर्स का असला जो वहां आप छोड़ गए हैं, जो कि उसमें M2 राइफल, M16 राइफल्स हमने खुद अमेरिकन को दिखाई हैं कि देखें आपका असला हमारे ट्राइबल जो है एरिया वहां पे पकड़ा गया है। तो हमें वहां देखें अपना असला स्मगल करने की क्या जरूरत है? हम तो खुद उनके ठिकानों को निशाना बना के देखें उन्हें स्ट्राइक कर रहे हैं कि आप ये अपने वहां से ठिकाने हटाएं। तो झूठ बोलते हैं और झूठ के देखें पांव तो होते नहीं है। तो फैक्चुअल पोजीशन यही है कि अफगानिस्तान और दहशतगर्दी एक ही सिक्के के दो रुख बन चुके हैं। और इनके लीडर खुद उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनके जो है होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर बयान दे चुके हैं कि हम पाकिस्तान के साथ हमारा ऑपरेशन जो है संदूर 2, इसी को उन्होंने संदूर 2 का नाम लिया है, जो कि इंशाल्लाह हमने इनके लिए तंदूर पहले भी बनाया था, आइंदा भी बनाएंगे। और इन्हें चाहिए देखें कि दुनिया को चाहिए कि इन्हें जो सपोर्ट इस वक्त भी दे रहे हैं फाइनेंशियल, तकरीबन 2 से ढाई बिलियन डॉलर्स हर साल इन्हें मिल रहे हैं, वो इनकी सपोर्ट रोकनी चाहिए और इन पे कड़ी सफरी पाबंदियां लगानी चाहिए। और इन पे सबसे बड़ी कंडीशन ये लगानी चाहिए कि आप सबसे पहले इलेक्शन कराएं, जैसे आपने दोहा एग्रीमेंट में कहा था कि आप ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे। जब तक ये दोहा एग्रीमेंट को ऑनर नहीं करते, दुनिया को इन पे सख्त से सख्त जो है पाबंदियां लगानी चाहिए और इन्हें बिल्कुल लिबर्टी नहीं देनी चाहिए कि इस किस्म के झूठे बयान दें और अंदर अपने जो लोगों को उन पे सख्तियां करें और ह्यूमन राइट्स की स्वेयर वायलेशन जो ये कर रहे हैं वो ना कर सके।